एक शिक्षिका जो 8 साल तक बच्चों को पढ़ाती रहती हैं लगातार, लेकिन एक जो उनका एक खूबी थी उसको साइड में रखे रहती हैं और लगभग 8 साल पढ़ाने के बाद वो कलम पकड़ती हैं और लिखना शुरू करती हैं और लिखती हैं तो ऐसा लिखती हैं कि उस लिखावट की वजह से उनकी विदेश यात्रा हो जाती है, पेरिस पहुंच जाती हैं, कई सारे अवार्ड जीत लेती हैं। नमस्कार, मैं नीलेश और न्यूज़बाजी में आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं जिन्हें पढ़ना, बस्तर को पढ़ना है, जिनका लिखावट देखकर आप ये समझ जाएंगे कि बस्तर क्या है, बस्तर की संस्कृति क्या है और बस्तर किस तरह से जी रहा है। तो हम स्वागत करिए न्यूज़बाजी में पूनम वासम जी का। जोहार। पूनम जी, न्यूज़बाजी में आपका बेहद स्वागत है। और शुरुआत मैं कुछ पूछूं तो आप खुद ही बताइए ना कि क्या है। मैं मतलब बहुत उत्सुक हूं आपको जानने के लिए, हमारे व्यूअर्स को भी बताने के लिए कि क्या है पूनम वासम। थोड़ा सा परिचय आप खुद का, हालांकि आप मतलब लोग इतने नोन है कि मुझे ये कहना कि आप अपना परिचय दीजिए, थोड़ा सा हो सकता है ठीक ना लगे, लेकिन फिर भी अगर जो ऐसे व्यूअर्स जो आपको नहीं जानते हो उनके लिए। जी, आप सभी को जोहार। मैं पूनम वासम बीजापुर जिले से हूँ और मुख्यतः आदिवासी विमर्श की कविताएं लिखती हूँ। मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य की मुख्य धारा में मैं बहुत देर से आई हूँ और देर तक टिकने का इरादा है। आगे देखिए क्या होता है। उस किताब का साथ में मैं रखा हुआ हूँ, मछलियाँ गाएंगी एक दिन पंडुम गीत। ये किताब की थोड़ी सी भूमिका बताइएगा और कितना समय लगा और कितना जल्दी फेमस हो गया। मुझे लगता है कि ये किताब आज राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होती है, मछलियाँ गाएंगी एक दिन पंडुम गीत। तो मछलियाँ गाएंगी एक दिन पंडुम गीत, इसको थोड़ा सा समझाइएगा और इस किताब के बारे में बताइएगा। जी, ये जो किताब है मछलियाँ गाएंगी एक दिन पंडुम गीत, जब मैंने लिखना शुरू किया और बहुत सारी कविताएं मेरे पास बस्तर की संस्कृति, लोक संस्कृति और बस्तर, बेसिकली मैं बस्तर ही मेरे लेखन का विषय रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस जगह का आप खाते हैं और जिस जगह से आपको प्रेम होती है, वहाँ की हर एक चीज़ से आपको लगाव हो जाता है। तो मैंने जब यहाँ की स्थितियों को देखा और मुझे लगता है कि पूरे विश्व में यदि हम देखें कि आदिवासी संस्कृति को देखते हैं तो जो सहचारिता है प्रकृति के साथ चलने की, प्रकृति के सानिध्य में जीने की और प्रकृति को शुक्रिया कहने का जो इनका तरीका है वो बिल्कुल अलग है। तो बस्तर में ये चीज़ें मुझे लगता है कि इनकी जो लोक संस्कृति है वो बाहर आनी चाहिए थी। हालांकि बहुत लोग बस्तर पे लिख और पढ़ रहे हैं, लेकिन कविताओं के माध्यम से मैं कुछ कहना चाह रही थी। और जब मेरे पास इतनी कविताएं होंगी तो मैंने सोचा कि एक संग्रह भी होना चाहिए और वाणी प्रकाशन से 2022 में ये मछलियाँ गाएंगी एक दिन पंडुम गीत संग्रह प्रकाशित हुआ। बहुत खुश हूँ कि इस संग्रह को बहुत लोगों का प्यार मिला और 2 नेशनल अवार्ड भी इस संग्रह को मिले हैं। ये खुशी की बात है मेरे लिए भी। ये मछलियाँ गाएंगे एक दिन पंडुम गीत, ये एक जो कल्पना होती है उसको किस तरह से मछलियों को पंडुम गीत, पंडुम उन व्यूवर्स के लिए जो पंडुम के बारे में नहीं जानते, मैं उनके लिए बता दूं कि पंडुम एक त्योहार है आदिवासियों को, मतलब हर त्योहार को वो पंडुम कहते हैं और उस मौके पर एक गीत गाया जाता है। हर त्योहार का अपना अलग एक, जैसे बीज पंडुम है और कुछ भी शुरू करने से पहले एक त्योहार मनाते हैं आदिवासी, उसी को पंडुम कहा जाता है। जी, मछलियाँ गाएंगे पंडुम गीत, ये कैसे? मछलियाँ गाएंगी पंडुम गीत कहने का मतलब है कि मुझे लगता है कि जिस तरह से मछलियाँ पानी के बगैर बाहर नहीं रह सकती हैं, उनका जो जीवन है वो वहीं तक सीमित है। तो एक तरह से यदि हम मछलियों को बिंब के रूप में देखते हैं, आदिवासी को वहाँ पे विस्थापित करके देखते हैं मछलियों की जगह पे, तो उनका जीवन भी बेसिकली उसी तरह से है। और वो भी अपने जल जंगल जमीन से यदि उनको विस्थापित किया जाता है, उनकी जगह से हटाया जाता है, और आप देख रहे होंगे कि वो दोयम दर्जे की जो राजनीति इनके साथ होती है, ये सारी चीजों को लेकर मुझे लगता है कि मछलियाँ गाएंगी एक दिन पंडुम गीत एक उम्मीद की किरण है। ये एक सकारात्मक सोच है और एक तरह से पंडुम उत्सव है हमारे जीवन में। आपको पता होगा, आप जान रहे होंगे कि आदिवासी दुख को भी उत्सव की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हर एक चीज को सेलिब्रेट करते हैं। तो मछलियाँ गाएंगे एक दिन पंडुम गीत, मतलब आएगा वो वक्त, आएगा, एक आशावाद है, आशा है और हाँ कि हम जरूर सक्सेस होंगे और एक दिन वो हमारा हक, अधिकार, वो सम्मान और वो हमारी संस्कृति को जो मिलना चाहिए, विश्व पटल पे एक मान मिलना चाहिए, वो जरूर मिलेगा। ये उम्मीद की मछलियाँ गाएंगी एक पंडुम गीत, मतलब इनकी मैं जितनी भी कविताएं इस किताब की मैंने पढ़ा पूनम जी की, आपको एक बस्तर की पहचान बताती हैं। मछलियाँ गाएंगी पंडुम गीत में भी आपने बासागुड़ा का एक जिक्र किया है, बासागुड़ा के पुल का जिक्र किया है। ये मतलब इतना
क्या आप पूरे घूम लिए हैं, बस्तर को पूरा समझ लिए हैं कि हर एक चीज को आप प्रतिबिंब में उतार कर ला लेती हैं? बस्तर अपने आप में इतना विस्तारित है कि बस्तर को समझना इतना आसान नहीं है, बस्तर को पूरी तरह से जान जाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि आप हर 5-10 किलोमीटर में आप देखेंगे कि भाषा और बोलियां बदल जाती हैं, वहाँ की लोकल संस्कृतियां बदल जाती हैं। हर जो जनजाति है, अलग अलग जैसे जनजातियां हैं, उनके जो पंडुम हैं, उन पंडुम को मनाने के उनके अलग अलग तरीके होते हैं, उनके अलग संगीत होते हैं, उनके अलग नृत्य होते हैं। तो इस तरह से बस्तर को या बस्तर के भीतर जाकर बस्तर को महसूस करने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। मैंने जो भी किया है, जो भी समझा है, जो भी जाना है, वो कोशिश की है मैंने इतना। तो बासागुड़ा पुल बहुत भीतर तक मुझे वो कचोटता है, वो पुल, उस पुल से मुझे भले वहाँ वो मेरा रहवास नहीं है, लेकिन कई बार मैं जाती हूँ और उस पुल पे घंटों बैठ के मैं ये सोचती हूँ कि यदि सलवा जुड़ुम जैसी स्थितियां निर्मित नहीं हुई होती बस्तर में, तो शायद इस पुल का भविष्य कुछ और होता। मैं व्यूअर्स को बता दूं कि सलवा जुडूम 2004-5 में बस्तर में शुरू किया गया, नक्सलियों के खिलाफ शुरू किया गया मूवमेंट था, जो कहा गया कि स्वतः आदिवासियों द्वारा शुरू किया गया है, लेकिन इसमें राजनीतिक इंटरफेयर और तमाम चीज़ें आप उस पर गूगल करेंगे तो मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बासागुड़ा का एक परिचय पूनम जी ने दिया है। मैं 2-3 बार मेरा भी जाना हुआ बासागुड़ा। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सलवा जुडूम से प्रभावित जो इलाके रहे हैं उनमें से बासागुड़ा मतलब पहले दूसरे नंबर पर आप उस स्थान को ले लेते हैं। पूरा का पूरा गांव, पुल के एक तरफ गांव था, दूसरी तरफ आप एक कैंप बसा देते हो और वहां जो गांव थी, उनकी संस्कृति थी, उनका घर था, उसको उठाकर आप कुछ तंबू में लाकर शिफ्ट कर देते हो। बड़ी मार्मिक कहानियां हैं बस्तर में और बासागुड़ा की, कई मार्मिक कहानियां मैं अपने पुराने संस्थान में रहते हुए उसको कवर भी किया था। बहरहाल उस चर्चा उसकी करेंगे तो एक लंबी चर्चा हो जाएगी। बस ये मछलियां गाएंगे एक दिन पंडुंग में आपने बासागुड़ा को लिया। एक और है गमपुर के लोग जी। गमपुर क्या है? गमपुर बीजापुर जिले का ही एक गांव है और मैंने जैसे पहले कहा कि 2M दर्जे, इनका जो संघर्ष है, वहाँ के लोगों का जो संघर्ष है, एक लाइन होगी इस कविता में कि हंसी उनकी भाषा का सबसे सुंदर शब्द है। इसकी शुरुआत ही मुझे बड़ी कचोटती है, मतलब अंदर से कुछ अलग से फीलिंग कराती है कि मंगल ग्रह पर पानी के बड़े बड़े तालाब हम ढूंढ रहे हैं, वर्षों से एलियन होने के सबूत। दुखी हैं हम धरती से डायनासोर की प्रजाति के विलुप्त होने पर। हमने ब्रह्मांड के चप्पे चप्पे पर किसी न किसी रूप में दर्ज करवाई अपनी उपस्थिति। हमने साधा है विज्ञान को कुछ इस तरह की जरूरत के वक्त पूरी धरती विस्थापित कर सकें किसी अन्य ग्रह पर, वो भी बिना किसी खरोच के। खुश है दुनिया के तमाम लोग अंतरिक्ष में चीन की दीवार देखकर, मोहित हैं पृथ्वी के नीले रंग पर। हरे रंग का मोह अब नहीं रहा पहले जैसा, ऐसी किसी दूरबीन का आविष्कार क्यों नहीं किया तुमने गैलीलियो। ये लाइन, इसके बाद की जो लाइन है वो बहुत प्रभावित करती है। मैं चाहूंगा आप पढ़कर सुनाए, आप उस फीलिंग में सुना पाएंगे, मतलब मैं तो पढ़ने जैसा पढ़ ले रहा हूँ। इस लाइन के बाद सुना दीजिए कि ऐसी किसी दूरबीन का आविष्कार क्यों नहीं किया तुमने गैलीलियो। जिसमें दिखाई देता गमपुर भी देश के नक्शे पर, लोग जान पाते एक गांव की आत्महत्या की कहानी। अरे मैं सच कह रही हूँ, गांव भी आत्महत्या करते हैं भाई, ऐसे ही जैसे गमपुर ने ले ली है जंगल समाधि। गमपुर को कोई नहीं जानता और गमपुर भी किसी को नहीं जानता। गमपुर के लोगों की प्यास नदियां बुझा देती है, भूख जंगल का हरापन देखकर मिट जाती है। जीने के लिए इन्हें कुछ और चीजों की जरूरत ही नहीं। गमपुर के लोगों को सूरज के चमकने और बुझने के विषय में कोई जानकारी नहीं। इन्हें लगता है दुनिया इतनी ही बड़ी है जितनी उनकी जरूरतें। कभी कभी लगता है इस गांव का नामकरण कोई सोची समझी साजिश की तरह है। मैं यहाँ पे रोकूंगा आपको, मतलब ये लाइन क्यों आया आपके मन में? एक तो नाम है गमपुर जी, ठीक है, और गमपुर के बारे में एक स्टोरी मैं आपको साझा कर दूं। हाँ जी। कि एक आदिवासी की मौत जो है वो पुलिस की गोली से हो जाती है, पुलिस उसको नक्सली बता देती है और उसके बाद उन लोग दावा करते हैं कि नहीं, ये नक्सल संगठन से नहीं जुड़ा था, ये एक आम आदिवासी है। फिर तमाम जांच आयोग बैठता है और 2 साल से ज्यादा वक्त तक उस शव को गमपुर के लोग संभाल कर रखते हैं, इस उम्मीद में कि जांच होगी और जांच में ये निकल कर आएगा कि ये जिसको जो मारा गया है वो सुरक्षा बल की गोलियों से लगा है और ये गोली उसकी सुरक्षा बलों की है और ये नक्सल संगठन से नहीं था। इस उम्मीद में कि जांच होगी और 2 साल से ज्यादा समय तक शव को संभाल के रखना।
नाम गमपुर, ये लाइन आप फिर से वहीं पे फिर आपके पास की हाँ जी। क्यों? कभी कभी लगता है इस गांव का नामकरण कोई सोची समझी साजिश तो साजिश नहीं। है। मतलब नाम में ही गम है, और गम का अर्थ ही होता है कि दर्द, दुख, तकलीफ। और इस गांव के साथ ये चीजें जुड़ी हुई हैं कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी जब हम पूरी देश दुनिया को देख रहे हैं, घूम रहे हैं, आज सोशल मीडिया में हर चीज बहुत तेजी से कनेक्ट है हम लोगों के साथ, लेकिन इसके बावजूद भी क्या इतनी बड़ी सी दुनिया में इतना छोटा सा कोई एक ऐसा हिस्सा है जिनको ये नहीं पता कि टेक्नोलॉजी क्या है, जिनको नहीं पता कि डामर की सड़कें कैसे बनती हैं, जिन्हें नहीं पता कि स्वास्थ्य की सुविधाएं और क्या क्या मिलती हैं, उनको नहीं पता कि स्कूल क्या होते हैं या कैसे पढ़ के लोग अपने जीवन को, या फिर मतलब ये अभी भी दोयम दर्जे की जो नागरिकता इनके हिस्से आई है। तो ये जो इनका संघर्ष है, इतने वर्षों का संघर्ष है कि ये राशन कार्ड के लिए भी आज संघर्ष कर रहे हैं, या आधार कार्ड अपनी पहचान के लिए भी ये आज संघर्षरत हैं। तो मुझे ये बात लगी कि सच में नाम के साथ ही ये तकलीफ और ये दर्द और ये संघर्ष जुड़ा हुआ है। तो कहीं सोची समझी साजिश के तहत तो इनका नामकरण नहीं है। ये लंबी कविता है ये, और मैं व्यूअर से कहूंगा कि आप इनकी किताब को खरीदिए और इस पूरी कविता को पढ़िए, क्योंकि अगर हम पूरा सुना देंगे तो हो सकता है इसको न ले, लेकिन आप इसको पढ़िए। ये पूरे एक कहानी है, एक गांव को आप पहचान लीजिए। मतलब अगर आप इनको पढ़ रहे हैं तो आप पढ़कर आप वहां महसूस करेंगे। मैंने महसूस किया, पता नहीं हो सकता है कि सबके अपने हो, लेकिन मैंने महसूस किया कि उस गांव में अगर मैं रहता तो मैं क्या देखता, उस जगह पे होता तो क्या देखता। एक टीचर का कवि के रूप में, ठीक है, मतलब कैसे डाइवर्ट कैसे हो गए टीचर्स? डाइवर्ट तो नहीं हुआ, अपने ये काम भी कर रहे हैं आप साथ में, लेकिन कवि कब बाहर निकला कवि टीचिंग्स के थ्रू आउट? कवि कब बाहर निकला? जब मैं धीरे धीरे मैंने पढ़ना शुरू किया और मुझे लगा कि मुझे और पढ़ना चाहिए। मैं बहुत देर से आई हूँ, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझसे छूट रही हैं। हालांकि सब कुछ पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब मैं कविताओं में प्रवेश करती हूँ और मैं अपने समकालीन और अपने जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने बहुत नाम है हिंदी साहित्य में, जिनका जो बड़े रचनाकार हैं, जिन लोगों को मैंने पढ़ा, सबसे पहले तो विनोद कुमार शुक्ल जी को मैंने पढ़ा, नरेश सक्सेना जी को पढ़ा, अशोक वाजपेयी जी को पढ़ा, अरुण कमल जी की कविताएं मुझे बेहद पसंद हैं, और चंद्रकांत देवताले जी मेरे सबसे प्रिय कवि हैं। और जब मैं उन तक पहुंची और जब मैंने उनको पढ़ना शुरू किया तो उनकी एक लंबी कविता है कि हाई कमान नंगे बस्तर को कपड़े पहनाएगा। और ये लंबी कविता पढ़ते हुए आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं बहुत दिनों तक उस कविता के भीतर थी, वो कविता मेरे भीतर थी। तो मुझे लगता है उस कविता को पढ़ते हुए कविता ने मुझे चुना कि मैं भी कुछ इस तरह से कुछ काम करूं कि अपने लोगों के साथ, इनके पास संघर्ष के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन संघर्ष कर करके ये अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास एक ऐसी प्रतिरोध की कोई भाषा नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें हथियार के बदले इनको भाषा देना चाहिए। वो भाषा वो लेकर जब खड़े होंगे मजबूती के साथ, बड़े पटल पे अपनी बात रखेंगे, तो मुझे लगता है कि लोग उनकी बात को समझेंगे और सुनेंगे। तो प्रतिरोध के लिए ये भाषा जो मैं तैयार कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने लिए भी अपनी बात को रखने के लिए भी पुख्ता तौर पे अपनी बात को, अपने भीतर जो द्वंद्व है चीज़ों को लेकर, एक जो राइटर्स होता है या जो कवि होते हैं या जो लेखक होते हैं, उनके अंदर हमेशा बाहर से वो बहुत शांत दिखाई देंगे आपको, लेकिन भीतर कहीं उनके वो द्वंद्व चलते रहता है। वो हमेशा अपनी कविताओं में या अपने किसी विचारों में खोए होते हैं। तो जब तक वो बाहर आप उड़ेल नहीं देते उन चीज़ों को, आप जब तक लिखकर ठंडे नहीं हो जाते, तब तक वो उबाल आपको परेशान करता है। इसके बाद क्या, मतलब अब मछलियां गाएंगी पंडुगीत, इसके बाद क्या? इसके बाद एक और कविता संग्रह पे काम चल रहा है, पांडुलिपि लगभग तैयार है मेरी। और दूसरा कि मैं कविताओं में हम अपनी बात तो कह देते हैं, लेकिन वो उस तरह से वो पूरी बात नहीं आ पाती जिस तरह से उजागर होनी चाहिए बहुत सारी चीज़ें। तो कहानियों पे थोड़ा गद्य पे काम करना मैंने शुरू किया है। आपकी कई सारी कहानियां मैं देखा, मुझे लगा कि नहीं आप तो उजागर कर रहे हो। जैसे मैंने कुछ वो भी आपके पढ़ते हुए मैंने कर लिया था कि जब भी आपसे बात होगी, जैसे अचार का स्वाद, भेड़ बकरियों की तरह ट्रकों में ठूस कर लाया जाता है भीड़ का हिस्सा बनने। अब इतना खुलकर कैसे लिखेगा कोई कवि? मतलब इससे ज्यादा क्या खुल सकता है? कि मैं जो भी रचती हूँ वो मेरे आसपास की घटनाएं हैं, जो मैं देखती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ, वो मैं शब्दों में पिरोने की कोशिश करती हूँ। बाकी ऐसा कुछ अलग से कहीं से बहुत सारे नए बिंब हों और बहुत भारी भरकम शब्द हों
और बहुत वो हूँ उस तरह। बैला डीला के लोहे पर मेरे बाप का नाम दर्ज है। बिल्कुल सही बात है। तो इस टाइम मैं उस जो बात के लिए कह रहा था जो आप बोल रहे हो कि लिखने की जरूरत है, खुलकर बात रखने की जरूरत है। जी मुझे ये किताब पढ़कर ऐसे लगता है कि मतलब आपने खुलकर लिखने की कोशिश तो की है। जहाँ ईश्वर की मौत निश्चित है, जी मतलब तमाम ऐसी ये किताब में मुझे तमाम ऐसी जंगल ही है हमारी पाठशाला, पेरिस यात्रा पर आते हैं। कैसे पेरिस यात्रा का एक मतलब बस्तर में की एक टीचर, कभी सोचा था पेरिस जाना होगा, वो भी मेरे अपने जो जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, जिसमें कमाई चल रही है, परिवार चल रहा है, उसके अलावा कुछ ऐसा कर कर जो शौकिया शुरू किया गया हो। नहीं नहीं नहीं, या ऐसा तो कभी कभी सोचा उस नहीं। प्रसंग को बताइए ना, पेरिस यात्रा पर से जुड़ा मामला। पेरिस यात्रा का ये हुआ कि रजा फाउंडेशन के बहुत सारे कार्यक्रमों का मैं हिस्सा रही हूँ। और जब रजा साहब की प्रदर्शनी पेरिस में लगी फरवरी में, तो उसका जो उद्घाटन सत्र था उसमें हम लोगों को सम्मिलित होने का मौका मिला। और देश भर से हम 7-8 लोगों का एक टीम थी जो पेरिस जिनका मतलब जो पेरिस गए साथ में। तो ये था कि उसमें अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोग हों, ताकि जो साहित्य कला और रजा साहब की जो पेंटिंग्स हैं, उनका जो आर्ट है, क्या है, रजा फाउंडेशन नई प्रतिभाओं को बहुत मौका देता है और उसके बैनर तले वो कला और साहित्य को लेकर पूरे देश भर में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत काम रजा फाउंडेशन कर रहा है। तो वो नए लोगों को बहुत मौका और प्रतिभाओं को बहुत अवसर देते हैं। तो उसी सिलसिले में मुझे भी जाने का मौका पूनम जी, मिला। आप देश भर में कविता पाठ कर रही हैं पिछले कुछ सालों से। बस्तर की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो पहचान है कुछ दिनों में, कुछ सालों से कह सकते हैं कि थोड़ी सी नकारात्मक पहलू में, हालांकि बस्तर की अपनी संस्कृति, परंपरा, खान पान, तमाम सकारात्मक चीजें हैं, इनका रहन सहन जो पूरे मतलब विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से खासकर नक्सल समस्या हुई, एक नकारात्मक पहचान बनती जा रही है। जब आप एक कवित्री के रूप में वहां पहुंचती हैं, कविता पाठ करने के लिए पहुंचती हैं, तो क्या महसूस करती हैं बाहर में बस्तर को लेकर? बस्तर को लेकर जैसे कि आपने कहा कि वाकई बहुत पॉजिटिव, मतलब बहुत सारी सकारात्मक खबरों के बीच भी कहीं ना कहीं जो ये नकारात्मकता का ये जो पुट है वो हावी हो जाता है। लोगों को यकीन नहीं होता कि बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्र में या संवेदनशील या पिछड़ा है, नक्सलवाद, मतलब यहाँ की सारी चीजें वहीं आकर खत्म हो जाती है नक्सलवाद पे। आप भले भीतर यहाँ की लोक संस्कृतियों पे बात होनी चाहिए, यहाँ के लोक संस्कार पे, यहाँ के पर्यटन पे बात होनी चाहिए। यहाँ इतनी सारी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने बहुत हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है, लेकिन वो सारी चीजें वहीं दब जाती है और एक ही जो मुद्दा है नक्सलवाद, वो उभर कर सामने आता है। तो इस चीज का सामना सबको करना पड़ता है। जब आप बाहर जाते हैं तो लोग आपसे ये नहीं पूछते हैं कि वहाँ की संस्कृति के बारे में या वहाँ के गीतों के बारे में, वहाँ के मौसम के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में कुछ बताइए। लोग आपसे ये नहीं पूछते, लोग आपसे ये पूछते हैं क्या आपने नक्सलवादियों को देखा है, क्या उनसे मिले हो? क्या आप उनसे हम लोग से भी हो? मिलते हैं कई लोग, मतलब मैं तो फिर भी बस्तर का मतलब बस्तर में मुझे बहुत बेहद पसंद है, बस्तर आना जाना होता है, लेकिन मैं रहने वाला बस्तर का नहीं हूँ। फिर भी छत्तीसगढ़ को प्रेजेंट करने पर भी लोग एक बार पूछते हैं कि क्या किसी नक्सल संगठन के लोगों से मिले हो? ये जो सोच है बस्तर को लेकर, ये जो मिथक, जो धारणा है लोगों की, ये धारणा बदलना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग भी मुख्य धारा में एक धमक के साथ अपनी पहचान बना रहे हैं और उनकी पहचान बन रही है। तो मुझे लगता है ये मिथक चीजों को तोड़ने के लिए यहाँ के लोगों को शिक्षा से जोड़ना बहुत जरूरी है। और शिक्षा के साथ साथ पठन पाठन का जो एक माहौल होता है, जैसे उत्तर भारत की हम बात कर लें या हम गुजरात की तरफ चले जाएं या इस तरफ हम देखते हैं, तो वहाँ के लोगों में ये लिखने पढ़ने का जो माहौल है वो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से सहेज के रख रहे हैं, दस्तावेजीकरण चीज़ों को करके रख रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी ये चीज़ होनी चाहिए कि कम से कम जो यूथ हैं उनको हम लिखने पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और साहित्य की तरफ भी उनकी रुचि हो, कला की तरफ भी उनकी रुचि हो और उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसके जरिए वो अपने भीतर की जो प्रतिभाएं हैं वो निकाल सके बाहर और कुछ अच्छा काम कर सकें। ये इस मिथक को तोड़ सके। बहुत काम हुआ है, होने के लिए बहुत काम हुआ है। हल्बी भाषाओं में भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है। लाला जी ने बहुत सी चीज़ों को बचाए रखा है, बहुत सी चीज़ों को उन्होंने अपनी किताबों में सहेज के रखा है। हरिहर वैष्णव जी ने 16-17 किताबें बस्तर के ऊपर, यहाँ के कल्चर को लेकर उन्होंने काम किया है, हल्बी भाषा को लेकर उन्होंने काम किया है। राजू रंजन प्रसाद जी हैं, उन्होंने भी बस्तर के ऊपर काफ़ी दस्तावेजीकरण किया है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो छूट रही हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। उन चीज़ों को विलुप्त होने से बचाने के लिए
कि हमको स्थानीय चीजों को लेकर भी कुछ काम करना चाहिए। देखिए, लिखते तो सब लोग हैं, लेकिन अपनी स्थानीयता को हम कैसे संग्रहित कर सकते हैं वो एक बड़ा मुद्दा है। जब तक हम स्थानीय चीजों की बात नहीं करते, जैसे हमारे यहाँ की कितनी अच्छी प्रथाएं हैं, मृतक स्तंभ हो गया, इसके ऊपर भी हम लोगों ने बहुत गंभीरता से और बहुत विस्तृत रूप से काम नहीं किया है। हालांकि काम हुए हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इस पे काम होना चाहिए। ऐसे बहुत सी चीजें हैं कि जिनका दस्तावेजीकरण किया जाना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा भी करने की जरूरत महसूस नहीं होती कि जो आम लोगों तक, जो यूथ हैं, जो बच्चे हैं, उनके सबके हाथ में मोबाइल है, सब लोग टेक्नोलॉजिकली रील पर देख रहे हैं। जी, जी। तो कोई ऐसा संगठनात्मक चीजें बनाकर कि ये चीजें उस माध्यम से उन तक पहुंचे। ठीक है, किताबें बहुत अच्छी चीजें, लोग पढ़ते हैं, जिनको मतलब इंटरेस्ट है वो पढ़ता है, लेकिन हर कोई नहीं पढ़ना चाहता। इसको पॉडकास्ट के रूप में लेकर आए, रील्स के रूप में लेकर आए, कुछ ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए, ताकि हमारी पहचान को लोगों तक पहुंचा सकें। जी, जी। आप लोग चूंकि ये वीडियो उठा रहे हो, तो मेरी मतलब एक उम्मीद है कि शायद कुछ आप लोग करो ऐसा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सोच रहे हैं हम लोग भी ऐसा, कि ऐसा कुछ एक संगठन बनाया जाए जो कि हिंदी साहित्य को लेकर या यहाँ की लोकल चीज़ों को लेकर भी उस पर काम हो, और यूथ को जोड़े, कुछ कंपटीशन करवाएं बच्चों के बीच, कुछ ऐसे वर्कशॉप हो जिसमें लेखन और उसकी उपयोगिता और किताबों की महत्वता की बात की जाए। इस तरह से कुछ काम किया जाए। चलिए, जी। एक जाते जाते मैं आपसे एक और वो करूँगा, आने वाली जो किताब है आपकी, जी, आप बहुत ज्यादा उसके बारे में ना बताएं, हो सकता है इंतजार लोगों को बने रहे, लेकिन तो क्या खास मिलने वाला है? उसमें अभी जो मैंने बहुत नई कविताएं लिखी हैं, जो लंबी कविताएं हैं, और आप उस किताब को जब आप पढ़ेंगे, उन कविताओं को पढ़ेंगे, तो आप बस्तर को आप अपनी रूह से महसूस कर पाएंगे कि अलग अलग विषयों पे बस्तर को लेकर हमारा कैसा दृष्टिकोण है, हम क्या सोचते हैं, या आदिवासी संस्कार या जनजातियों को लेकर हमारी कितनी मिथक जो विचारधारा वो कैसे टूटती है। हमको लगता है कि आदिवासी हैं या पिछड़े हैं, ये कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन उनके आप जब संस्कार उठा के देखते हैं, उनकी लोक संस्कृति के भीतर आप उनके गीतों के अंदर जाते हैं, तो आपको लगता है कि जो काम आज हमारे वैज्ञानिक करने की कोशिश कर रहे हैं या कर लिया है, वो काम इनके गीतों ने बहुत पहले बता दिया कि पृथ्वी पे इतने ग्रह हैं और इतने तारे हैं। मतलब उनके गीतों में आप ये सारी चीजें देखेंगे। तो ये जो नई जो कविताएं मेरी जो आ रही हैं, वो इन सारे मिथकों को तोड़ती है कि आदिवासी कुछ नहीं जानते, या आदिवासी केवल नाचने के लिए होते हैं, या आदिवासियों को कुछ नहीं, मतलब आदिवासी जो हैं वो मुख्य धारा से कटे हुए हैं। ठीक है, मुख्य धारा से कटे हुए हैं, लेकिन उनकी जो दुनिया है, उस दुनिया की जो खूबसूरती है, जो सुकून है, उस दुनिया का जो उनके जीने का जो संघर्ष है, जो तरीका है, वो कितना नया आपको दे सकता है। ये उनसे सीखने की जरूरत है हमको। चलिए, न्यूज़बाजी में इतना समय देने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। ये थी पूनम वासम जी। हमने इनसे यही जानने की कोशिश की कि बस्तर पर जो लिख रही हैं वो लोगों तक पहुंचा रही है, उसमें और क्या हो सकता है, क्या और लिखा जा सकता है, तमाम चीज़ों पर इन्होंने बताया। बहरहाल, अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा हो जो इस तरह से लिख रहा हो और उसको हम मतलब हमारे तक वो ना, हमारी रीच वहाँ तक ना हो रही हो, तो आप हमें बताइए। newsbaji.editor@gmail.com पर हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं आप उनके बारे में। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनसे जल्द से जल्द संपर्क करें और इसी तरह से आपकी उनसे मुलाकात। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।